हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वह अच्छी चल रही होंगी। और जैसा कि केमिस्ट्री के अंदर बेटा आज हम आपके सामने जो अर्धसंख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको लेकर आए हुए हैं। और इस अर्धसंख्य गुणधर्म के इस लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे परासरण एवं परासरण दाब का। ठीक है, और उसके बाद एक टॉपिक और है, हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है असामान्य मूलक द्रव्यमान और वान-ठाप गुणांक। ठीक है, तो इतने टॉपिक हमारे कंप्लीट होने के लिए बचे हुए हैं। तो यहां से जैसे ही बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होगा फिर हम न्यूमेरिकल्स जो कराएंगे वह 1 शॉट के अंदर कराएंगे। जिस तरीके से हमने विद्युत विभव एवं विभवांतर को 1 क्लास के अंदर ही बेटा कंप्लीट कराया न्यूमेरिकल्स, और इसी तरीके से इस सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स। तो पहले मैं सोचूंगा कि आप लोगों को जो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स कराए जाए वह एनसीईआरटी के पहले कराऊं, उसके बाद तब आप लोगों को अदर बुक के न्यूमेरिकल्स कराऊं। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की ओर। और जैसा कि बेटा आप लोगों के सामने हेडिंग पड़ी हुई है परासरण एवं परासरण दाब। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, अध्ययन जो करेंगे वह परासरण का करेंगे, उसके बाद तब हम परासरण दाब की ओर पहुंचेंगे। इस परासरण को समझने के लिए हमें कुछ हेडिंगों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आपसे बेटा पूछें कि भाई बताओ पारगम्य झिल्ली, हमने आपसे क्या पूछा कि भाई एक होती है पारगम्य झिल्ली, क्लियर, एक होती है अपारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, और एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, ये बेटा हमने आपके सामने 3 झिल्लियां रखी हुई हैं, एक पारगम झिल्ली, एक अपारगम झिल्ली और एक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर जो हम एग्जांपल लेंगे वह छन्नी। यहां पर बेटा हम इसके अंदर जो एग्जांपल लिया है वो लिया छन्नी का। अपारगम झिल्ली के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया है पॉलीथीन का। और इसके बाद बेटा हमने जो अर्धपारगम झिल्ली के अंदर जो एग्जांपल लिया है वह कॉपर फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड। क्लियर, तो हमने ये आपके सामने 3 एग्जांपल लिए। अब हम क्या करेंगे, एक विलयन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे? एक विलयन को। तो आप बोलोगे कि एक पात्र लीजिए, इस पात्र के अंदर बेटा हमने भर दिया जल, और चूंकि जल के अंदर जो भी मात्रा मिलाई जाएगी, जल हमारा ज्यादा मात्रा में है तो विलायक। इसके अंदर बेटा हमने किसको मिला दिया, इसके अंदर हम ले आए नमक को या चीनी को। चलो मैंने नमक ले आया, नमक हमारा, अब जल के अंदर जाके नमक मिलेगा तो नमक कम मात्रा में है तो नमक हमारा हो जाएगा विलेय। दोनों जब आपस में मिल जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, विलयन। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, विलयन। क्लियर, इतनी कहानी क्लियर। यानी जल में हमने नमक को मिलाया, जल ज्यादा मात्रा में है तो जल हमारा कौन हो जाएगा, विलायक। जल के अंदर नमक को मिला रहे हैं, कम मात्रा में है तो कौन होगा, हमारा विलेय होगा। और जब दोनों आपस में मिल जाएंगे भाई तो क्या बन जाएगा, विलयन। ठीक, अब बात करेंगे भाई इस विलयन को आप क्या करोगे, इस विलयन को जब आप छन्नी में डालोगे, विलयन को आप जब छन्नी में डालोगे तो छन्नी में डालने पर आप क्या देखोगे, आप बोलोगे कि सर इस छन्नी से विलेय के कण भी पार हो जाएंगे, विलायक के कण भी पार हो जाएंगे। क्या बताया हमने, इस छन्नी के अंदर हमने जैसे ही सॉल्यूशन को डाला तो आप बोलोगे कि सर इस सॉल्यूशन के अंदर जो विलेय और विलायक दोनों के कण हैं वह कैसे हो जाते हैं, आर पार हो जाएंगे। तो भैया ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, ऐसी झिल्ली भैया कहलाएगी पारगम्य झिल्ली। क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली। तो वह झिल्ली जिससे विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार हो जाएं क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली। क्लियर, अब आ जाओ भाई किसको समझेंगे, अब अपारगम। अब इसी सॉल्यूशन को हम बेटा किसके अंदर डाल दें, पॉलीथीन के अंदर। इसी सॉल्यूशन को हमने किसके अंदर डाल दिया, पॉलीथीन के अंदर।
तो आप क्या देखोगे, आप बोलोगे कि सर इस पॉलीथिन से न तो विलेय के कण पार होंगे और ना ही विलायक के। तो भैया ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, ऐसी झिल्ली हमारी कहलाएगी अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिससे न तो विलेय के कण और ना ही विलायक के कण आर पार हो सके, तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी, पारगम्य झिल्ली। क्लियर। अब बात करेंगे भैया इसी सॉल्यूशन को हम कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली में डालें, इसके अंदर डालें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो विलायक के अणु, जो विलायक के अणु है वो तो पार होंगे किंतु विलेय के अणु पार नहीं होंगे। यानी जल तो इससे बेटा आर पार होगा किंतु नमक के अणु आर पार नहीं होंगे। ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। वह झिल्ली जिसमें विलेय के कण आर पार नहीं होंगे किंतु विलायक के कण आर पार हो जाते हैं, ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, हमारी कहलाती है अर्धपारगम्य झिल्ली। जो जंतु कोशिका होती है, ये जो जंतु कोशिका है और वनस्पति कोशिका है, इनकी जो झिल्ली होती है वह बेटा किसका काम करती है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली। क्लियर। क्योंकि हमारी जो स्किल है इस कोशिकाओं से बेटा जल बाहर आता है। किसके अण बाहर आते हैं, जल के अण बाहर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर लगभग में 60% से ऊपर द्रव भरा होता है। 60% से ऊपर क्या होता है, लगभग में द्रव भरा होता है। क्लियर। तो यहां पर यह किसका, तो हमने तीनों झिल्ली को बता दिया भाई, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में हम थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेटा किसको, पहले परासरण को। क्लियर। तो चलो बेटा पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम आपको आगे लिखा रहे। चलिए बेटा अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले हेडिंग वो पढ़ेंगे बेटा परासरण के बारे में। पहले किसके पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे परासरण के बारे में। क्लियर। परासरण की क्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई, परासरण की क्रिया के बारे में सबसे पहले बताया था एबेल नॉलेट ने। किसने बताया था, एबेल नॉलेट ने प्रेक्षित किया था। चलो बेटा करते हैं अध्ययन, सबसे पहली हेडिंग परासरण का। अब समझते हैं परासरण के बारे में। क्लियर। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, एक पात्र लीजिए। क्या लीजिए, एक पात्र। मैंने बेटा ये एक पात्र ले लिया, इसके अंदर बेटा हमने किसको लगा दिया, इसके अंदर लगा दिया हमने अर्धपारगम्य झिल्ली को। यह बेटा कौन है, तो आप बोलोगे कि सर आपने ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली से बेटा किसके अणु आर पार हो सकते हैं, आप बोलोगे इससे केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं। क्लियर। इधर हमने बेटा कम सांद्रता वाला विलयन लिया, इधर हम बेटा भर दे रहे हैं अधिक सांद्रता वाला विलयन। क्लियर। अर्थात मैंने बेटा इधर कम सांद्रता वाला विलयन लिया अर्थात तन विलयन, इधर हमने अधिक सांद्रता वाला विलयन लिया यानी सांद्र विलयन। अब मैं आपसे पूछे भैया कि तन विलयन किसे कहोगे और सांद्र विलयन किसे कहोगे, तो आप बोलोगे कि सर आपने जो सॉल्यूशन बनाया है, जो विलयन बनाया है, उस विलयन के अंदर आपने जो विलेय की मात्रा कम ली है उसे हम तन विलयन बोलेंगे, और आपने जो सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर आपने विलेय की मात्रा ज्यादा ली है उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। जैसे एक गिलास, दो गिलास लेंगे, दोनों की डेंसिटी समान है, दोनों की धारता समान है, दोनों के अंदर बेटा जल इक्वल है। अब एक गिलास के अंदर हम 2 चम्मच चीनी डालें, एक के अंदर 4 चम्मच चीनी डालें, तो आप बोलोगे कि सर 4 चम्मच चीनी वाला जो जल है वह मीठा होगा, 2 चम्मच चीनी वाला जो जल है वह 4 चम्मच चीनी वाले जल की तुलना में हल्का सा कम मीठा होगा। तो आप बेटा दोनों में फर्क बता गए कि भैया जिसके अंदर आपने चीनी को कम मिलाया था तन विलयन, जिसके अंदर आपने चीनी को ज्यादा मिलाया था क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन हो जाएगा। क्लियर।
अब क्या होगा कि भैया इस अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के अणु ही आर पार हो पाएंगे। विलायक के कौन हो पाएंगे? विलायक के अणु आर पार हो पाएंगे। अब बात ये आ रही, जाएंगे किधर? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, या अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो आप बोलोगे सर इधर विलय की सांद्रता अधिक है, इधर विलय की सांद्रता कम है, यानी इसके अंदर की कहानी यह है कि इसके अंदर विलायक के अणु ज्यादा हैं, इसके अंदर कम हैं। और जल बेटा किधर जाएगा? जिधर बेटा जल की विलायक के अणु की मात्रा कैसी होगी? कम होगी। क्लियर? तो यहां पर जो सांद्र विलयन के अंदर विलायक के अणुओं की मात्रा कम है, तो यहां पर जो विलायक के अणु जाएंगे वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और भाई किससे होकर जा रहे हैं? अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाह। यही क्या कहलाता है? परासरण। क्या कहलाएगा? परासरण। क्लियर? और परासरण के बारे में भैया बताया किसने था? सर्वप्रथम ये बताया था एबे नॉलेट ने। किसने बताया था? एबे नॉलेट ने बताया था। ध्यान रखना इसके बारे में, ठीक है? तो आप परिभाषा दोगे विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्लियर? तो अब चले लिखे बेटा परिभाषा, चलो लिखते हैं। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह, अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाह क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। क्लियर? तो क्या लिखा? विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। भाई थोड़ी सी परिभाषा इस अर्धपारगम झिल्ली की भी लिख लो। चलो डालो हेडिंग। हेडिंग डालेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली लिखेंगे वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं किंतु विलय के नहीं। ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण के लिए लिखेंगे बेटा, उदाहरण के लिए लिखेंगे जंतु व वनस्पति कोशिकाओं की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। इसी प्रकार बेटा किशमिश, अंगूर
अंडे का आवरण, इनकी जो झिल्लियां होती हैं वो भैया किसका काम करती हैं? वो भी भाई अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परास्तरण के प्रकार। यहां से बोर्ड एग्जाम से एक प्रश्न पूछा गया है। क्लियर? तो नोट करिए बेटा, इसको नोट करो। इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं परासरण के प्रकार। भाई परासरण हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर एक अंतः परासरण, नंबर दो बाह्य परासरण। अंतः परासरण क्या है? जब विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली में से अंदर प्रवेश करें तो यह प्रक्रिया अंतः परासरण कहलाएगी, और जब विलायक के अणु अंदर से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा बाहर निकले तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? बाह्य परासरण। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर बेटा कितने प्रकार से? ये दो प्रकार से। नंबर एक पहला पढ़ने वाले हैं अंतः परासरण। अंतः परासरण, अंतः परासरण के अंदर बेटा आप क्या करोगे? किशमिश को लोगे, तो किशमिश को जल में डालने पर, किशमिश को जल में डालने पर जो जल के अणु हैं, जल के अणु किशमिश की जो परत होती है उसको पार करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो आप बोलोगे कि सर किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है। ऐसी साबुत दाल, राजमा आदि को जल में डालने पर क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जल क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। और यह एग्जाम्पल भाई किसका है? अंतः परासरण का। तो लिखेंगे किशमिश को, लिखेंगे इसमें किशमिश को जल में डालने पर, जल में डालने पर जल के अणु किशमिश की परत को पार करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है, जिससे किशमिश फूल जाती है। इसी प्रकार साबुत दाल, इसी प्रकार साबुत दाल, राजमा, ठीक है, आदि को जल में डालने पर फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। क्लियर? यह बेटा किसका एग्जाम्पल हो गया? अंतः परासरण का। अब समझेंगे नंबर दूसरा बाह्य परासरण। बाह्य परासरण के अंदर बेटा आप एग्जाम्पल ले लो अंगूर का। अंगूर को किसके अंदर डालेंगे? सांद्र नमक या चीनी के घोल में डाल देंगे। सांद्र नमक या चीनी के घोल में डाल देंगे तो डालने पर अंगूर से जल अंगूर की परत को पार करके घोल में चला जाता है। नमक या चीनी के किस में चला जाएगा? घोल में चला जाएगा। और अंगूर क्या होगा? सिकुड़ने लगेगा। अंगूर क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगा। क्लियर? तो यह किसका एग्जाम्पल हो गया? बाह्य परासरण का। तो लिखेंगे अंगूर को सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर, सांद्र चीनी या नमक के घोल में डालने पर अंगूर से जल, अंगूर के अंदर से जल, अंगूर के अंदर से जल के अणु
अंगूर की परत को, अंगूर की परत को पार करके नमक या चीनी के घोल में, नमक या चीनी के घोल में आ जाते हैं और अंगूर सिकुड़ जाता है। और अंगूर क्या हो जाता है भाई? सिकुड़ जाता है। तो ये हमने बेटा किसको पढ़ लिया? परासरण के प्रकार को। अब हम पढ़ेंगे विसरण को। क्या होता है विसरण और क्या हो परासरण तथा विसरण में क्या अंतर है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहां तक नोट करिए, इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी बेटा विसरण की। इसके बाद भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं विसरण को। क्या है विसरण समझो। जब हम विलेय को विलायक में घोलते हैं तो विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गत करके अंततः समांगी विलयन बना लेना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों के सामने हम ले रहे भैया जो जल है, जल के अंदर हम बेटा रंग का टुकड़ा डालेंगे। तो रंग का टुकड़ा डालने पर जो रंग से बेटा जो तरंगें होंगी वह किस में प्रवेश कर जाएंगी? जल के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। और थोड़ी देर में जो विलयन हो जाएगा, वो जो विलयन होगा वह कैसा होगा? संपूर्ण विलयन कैसा होगा? रंगीन हो जाएगा। संपूर्ण विलयन कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? जब विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करके अंततः समांगी विलयन बना लेना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? विसरण कहलाता है। क्लियर? यहां से बेटा क्या होगी परिभाषा आप पे सुनो। विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गत करके अंततः समांगी विलयन बना लेना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर? उदाहरण में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे रंग के टुकड़े को जल में डालने पर रंग की तरंगें जल में चलने लगती हैं और थोड़ी देर बाद संपूर्ण विलयन कैसा हो जाता है? रंगीन हो जाता है। क्लियर? इसके बाद बेटा अब हमारी कहानी आएगी भैया परासरण और विसरण के अंदर
इन दोनों के बीच में अंतर बताओ, परासरण और विसरण के बीच में अंतर बताओ। तो यहां पर एक तरफ बेटा समझेंगे परासरण के बारे में और एक तरफ समझेंगे विसरण के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बेटा समझा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद बेटा अब हम समझने वाले हैं परासरण तथा विसरण में अंतर। क्लियर? यह क्वेश्चन से एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। भाई क्या है, बात करेंगे परासरण और विसरण में क्या अंतर है। देखो परासरण के अंदर देखा गया था कि परासरण में जो अणु हैं वह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, जबकि विसरण में जो अणु हैं वह अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो नंबर 1 पहला पॉइंट लिखेंगे परासरण में, लिखेंगे परासरण में अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर गति करते हैं। जबकि विसरण में क्या है, विसरण में अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से, अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा यह है कि भैया परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, किंतु विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा पॉइंट लिखेंगे परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट बेटा इसके अंदर लिखेंगे विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा पॉइंट परासरण विलयनों पर लागू होता है। परासरण विलयनों में होता है, जबकि विसरण विलयनों द्रवों व गैसों सभी में होता है, सभी में होता है। क्लियर? यह बेटा हमने किसको देखा, परासरण तथा विसरण में अंतर को। अब हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? नोट करो बेटा, इसको नोट करिएगा। इसके बाद बेटा हम महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने वाले हैं परासरण दाब। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हेडिंग है। 5 नंबर में प्रश्न आता है यहां से। देखो क्या है परासरण दाब। परासरण दाब है विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग रखकर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब।
यानी विलयन के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाएगा? परासर दाब। लेकिन कब? जब हम विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से क्या करते हैं? पृथक कर, अलग कर। क्लियर? तब हम विलयन के ऊपर जो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दाब लगाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब। तो लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक कर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त न्यूनतम दाब क्या कहलाता है भाई? परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। क्लियर? अर्थात जो परासरण दाब है, परासरण दाब बराबर विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। क्लियर? तो यहां से बेटा ये परिभाषा हमसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि भाई परासरण दाब किसे कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे भाई परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां। किसकी? परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां हेड डालेंगे, पर ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। क्लियर? तो इसको आप ध्यान रखना, अंता मत रखना, लेकिन परासरण दाब की परिभाषा जरूर ध्यान रखना है। परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां। नंबर 1, पहली विधि बेटा क्या है? पहली विधि है हमारी फेफर विधि द्वारा, यानी परासरण दाब को बेटा किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? फेफर विधि द्वारा। नंबर दूसरा बेटा दे ब्रीस विधि द्वारा। ठीक है। नंबर तीसरा बेटा ध्यान रखना मोर्स तथा फ्रेजर विधि है। तीसरी विधि बेटा हमारी कौन सी हो गई? पहली विधि फेफर विधि, दूसरा दे ब्रीस विधि, तीसरा बेटा मोर्स तथा फ्रेजर विधि, चौथी विधि बेटा हमारी है जीव द्रव्य तथा कुंचन विधि। क्लियर? 4। पांचवी विधि बेटा कौन सी है? पांचवी विधि है बेटा टाउन सैंड सरंध्र डिस्क। टाउन सैंड का सरंध्र डिस्क विधि। और 6वीं विधि बेटा ध्यान रखना वो है वर्कले तथा हार्टल विधि। तो इन विधियों द्वारा बेटा हम किसको ज्ञात कर सकते हैं? परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। भाई कौन कौन सी है? पहला है फेफर विधि, दूसरा है दे ब्रीस विधि, तीसरा है मोर्स तथा फ्रेजर विधि, चौथा हमारा जीव द्रव्य तथा कुंचन विधि, पांचवा टाउन सैंड का सरंध्र विधि, और 6वां बेटा वर्कले तथा हार्टर विधि। इनके द्वारा हम किसको ज्ञात कर सकते हैं? परासरण दाब को। अब हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब के नियम को। क्लियर? तो पहले बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे पढ़ा रहे। नोट करो बेटा इसको।
इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं पराशर दाब के नियम। किसको? पराशर दाब के नियम। तो क्या है नियम? देखो, वान ट हॉफ ने बताया किस सिद्धांत के आधार पर? तन विलयनों के सिद्धांत के आधार पर। किसने बताया? वान ट हॉफ ने बताया कि भैया जो विलयन में जो विलय होता है वह गैसों की भांति व्यवहार करता है। क्या बताया भैया? वान ट हॉफ ने तन विलयनों के सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो विलयन में जो विलय है वह विलय किसकी भांति व्यवहार करता है? गैसों की भांति व्यवहार करता है। और इसके जो परिणाम हैं वह निम्नवत हैं। इसके परिणाम कैसे हैं? निम्नवत हैं। तो यहां पर लिखेंगे वान ट हॉफ ने तनु विलयनों के सिद्धांत के आधार पर बताया कि विलयन में विलय गैसों की भांति व्यवहार करते हैं। गैसों की भांति व्यवहार करते हैं जिसके परिणाम निम्नवत हैं। नंबर 1 पहला बेटा, नंबर 1 पहला पढ़ेंगे वान ट हॉफ नियम। वान ट हॉफ नियम क्या बोल रहा है भाई? कि यहां पर जो तापमान रखेंगे वो कैसा रखेंगे? स्थिर। तापमान कैसा रखेंगे? स्थिर रखेंगे। तो स्थिर ताप पर जो पराशर दाब है, अब भाई पराशर दाब को या तो हम P से लिख सकते हैं या हम बेटा किससे लिख सकते हैं? पाई से। ठीक, किसी से भी आप लिख सकते हो। पराशर दाब, जो पराशर दाब है वह है उसकी सांद्रता, विलयन में उपस्थित जो विलय की सांद्रता होती है उसके कैसा होता है? समानुपाती होता है। कब? स्थिर ताप पर जो पराशर दाब है वह उसकी सांद्रता के कैसा हो जाता है? समानुपाती। फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बेटा ध्यान रखना है, सेकंड बेटा है वह है चार्ल्स वान ट हॉफ नियम। और भाई चार्ल्स वान ट हॉफ नियम क्या कह रहा है? चार्ल्स वान ट हॉफ नियम कह रहा है कि अब जो स्थिर सांद्रता पर, अब पहले तापमान को स्थिर रखा, लेकिन चार्ल्स वान ट हॉफ में किसको स्थिर रख रहे हैं? सांद्रता को। जब सांद्रता को स्थिर रखेंगे तो यही पराशर दाब है, उसके परम ताप T के कैसा हो जाता है भाई? समानुपाती हो जाता है। पहला जो पराशर दाब है वह सांद्रता के समानुपाती है वान ट हॉफ नियम में, वान ट हॉफ नियम में। और चार्ल्स वान ट हॉफ नियम में सांद्रता स्थिर रहेगी, जो पराशर दाब है वह उसके परम ताप T के कैसा हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। उसके बाद समान विलयन समीकरण, सामान्य विलयन समीकरण यानी समीकरण 1/2 से भाई P की तुलना जब P में करोगे तो P मिलेगा, समानुपाती चिन्ह की तुलना इसमें करो वही रहेगा C इंटू में T। क्लियर? अब यहां से क्या होगा? समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और एक नेतांक आएगा। नेतांक बेटा कहीं कहीं बेटा S लिखा वो मिलेगा आपको, और कहीं कहीं पर आपको R मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको बेटा CRT। तो ध्यान रखना, कहीं आपको नेतांक के रूप में S लिखा मिलेगा, कहीं आपको R। तो घबराने की जरूरत नहीं है। C वो यहां पर कहीं कहीं बेटा S कहीं भी R, तो S या R दोनों के दोनों बेटा हमारे कौन हैं? गैस नेतांक हैं। दोनों के दोनों हमारे कौन हैं? गैस नेतांक हैं। तो आप बोलोगे कि सर जी फिर इनका मान भी तो कुछ होगा। बिल्कुल भैया होगा, इसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल मोल इनवर्स
केल्विन इनवर्स। ठीक है, यह बेटा किसका गैस नियतांक का क्या होता है, मान होता है, गैस नियतांक का मान होता है। क्लियर। अब यहां पर C क्या है, C हमारी सांद्रता है, किसकी है, विलेय की सांद्रता। C हमारी क्या है, C हमारी है विलेय की सांद्रता। और सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता बराबर होता है मोल वट्टे आयतन, अर्थात सांद्रता C बराबर मोल को N से लिखेंगे, आयतन को B से लिखेंगे। तो आप इस C की जगह किसको लगाओगे, N अपॉन B, तो P बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, C की जगह लगाओगे N अपॉन B, S इंटू में T या R इंटू में T, आप जो भी लिखना चाहो। ठीक है, उसके बाद यहां पर N क्या है, N हमारे हैं विलेय की, जब सांद्रता विलेय की है तो ये किसके मोल हो जाएंगे, विलेय के मोल, विलेय के मोल। और मोल बराबर होता है भार बट्टे अड़भार। मोल बराबर क्या होता है, भार बट्टे अड़भार। तो मोल N बराबर भार विलेय का होगा जिसे स्मॉल w से लिख रहे हैं, अड़भार भी विलेय का होगा जिसे Ma से लिख दिया। तो यहां से P बराबर N की जगह लगाओगे स्मॉल w बट्टे Ma, बट्टे में कौन है B, इंटू में S, इंटू में कौन हो जाएगा T। क्लियर। जहां T हमारा परम ताप है, W हमारा क्या है, जहां W हमारा क्या है, W हमारा है विलेय का भार। विलेय का भार बेटा किस में होगा, ग्राम में। Ma क्या है, विलेय का अड़भार, विलेय का अड़भार। क्लियर। V हमारा क्या है, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, V हमारा विलयन का आयतन। क्लियर। तो यहां पर बेटा ये हमारा हो गया पराशर दाब के नियम। और यहां पर कितने फॉर्मूले मिले, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बेटा, और यहां पर ये बेटा तीसरा फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स में सबकी क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर। तो उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को पराशर दाब भी क्लियर हो चुका होगा। नोट करिए बेटा आप लोग।